आज तो सीख इसलिए मैं आया था कि हम अपने संगठन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत दिशा दे सकें। और पहला अभी हम लोगों ने भिवंडी ईस्ट विधानसभा का सदर सारे लोगों की मांग के ऊपर नासिर को मुनक्किद किया गया था। आज उनको सर्टिफिकेट देखने में आया था मैं। मेरी थोड़ा गलती हुई पहले दोस्तों, देखिए हमारे पास समाजवादी पार्टी के पास जो मजबूत किला है वो एक मुंबई गोंडी है, मदनपुरा है और भिवंडी है। ये हमारा एक मजबूत किला पहले शुरू से रहा है। और मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था पिछली बार, जब यहाँ से लड़ा था तो एक दिन में भिवंडी आता था, एक दिन गोंडी आता था, एक दिन भिवंडी एक दिन गोंडी। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीटें चुनकर मैं आया था। यहाँ के लोगों का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि महाराष्ट्र में एक साथ 2 सीट जीतने वाला आपका ये भाई भिवंडी वालों की मेहरबानी से चुनकर आया था। इस पर आज भी लोग फख्र करते हैं। साथियों, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग अपने मुल्क में रहने वाले दबे कुचलों की मदद कर सकते हैं, लोगों का आंसू पोंछ सकते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। हमें इस प्लेटफॉर्म पे आंदोलन खड़ा करना है। इसका एक हिस्सा इलेक्शन लड़ना भी है। इलेक्शन में जीते जीते नहीं जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आज सबसे बड़ा नेता हिंदुस्तान का जो माना जाता है, जो हर घरों में तस्वीरें उनकी लगी हुई है, जिनके लिए लोग जान देने को तैयार हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो इलेक्शन जीते थे कभी? कभी नहीं जीते थे इलेक्शन। अब अदम कहाँ हो रही है? तो ऐसा नहीं कि अगर इलेक्शन नहीं जीते तो हम लोग कोई वो बड़े पॉलिटिशियन नहीं हुए। दूसरा मैं नाम आपको दूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कितने बड़े नेता थे। आजकल के जो नेता है ना, शायद उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो चालू मतलब आधा पौना घंटा जाएगा। अजान हो रही ना? हाँ हाँ, ये आवाज़ भी आएगा ना। तो मैं हमेशा बातें सुनाता हूँ लोगों को कि आजकल ना राजनीति में लोग जो है ना पैसे कमाने के लिए आ गए। हराम हलाल नहीं देखना है, हमें पैसे कमाना है। लेकिन ऐसे नेताओं के नाम पर ये पार्टी चल रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फैजाबाद के थे, पढ़ने गए थे इंग्लैंड उस ज़माने में। तो इंग्लैंड से चले गए जर्मनी पढ़ने के लिए। और जब जर्मनी से पढ़कर आए ना, तो जब मद्रास के सीपोर्ट पर उतरे तो उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं था। इतना काबिल इंसान। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ से मुझे जाना है यूपी। तो वो एक अखबार में गए, न्यूज़पेपर के ऑफिस में गए। उन्होंने कहा कि मुझे आप एक एडिटोरियल लिखने को दीजिए और कुछ पैसे दीजिए उसके एवज में। तो उन्होंने वहाँ एडिटोरियल लिखा और उस पैसे से फिर वो फैजाबाद गए। ये एक वो जमाना था लोगों का। हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा साहब थे, जिसको छोटा लोहिया बोलते थे। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, कई बार एमपी रहे, कई बार मिनिस्टर बने। एक दिन कहने लगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने घर के रद्दी अखबार मंगाए, उसको बेचवाया तो पैसे मेरे पास आए। आज लोग जो है ना दलाली करके पैसे कमाने के लिए नेता बने हैं। आप मुझे बताइए कि अगर पूरी सड़क पक्की बन जाए, पानी पूरा आने लग जाए, आपको बहुत सारी सहूलतें मिल जाएं, लेकिन आपकी मस्जिद में आपको नमाज पढ़ने को नहीं मिले, आपकी शरीयत पर हमेशा जो है उंगली उठाई जाए, आपके बहनों का बुर्का नोट दिया जाए और भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी कहा जाए, तो आपको कबूल है क्या? ये हमारी सड़कें कितनी भी खराब रहें, हमें एक वक्त खाना मिले या ना मिले, लेकिन याद रखिए अगर हमारी शरीयत पर आंख उठाकर देखा ना, तो हम अपनी बदन का आखिरी खतरा भी निछावर कर देंगे इस मुल्क के अंदर। हम चुप नहीं रहेंगे। ये जिंदगी कितने दिनों की है?
हमने इस मुल्क को इसलिए चुना था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान से मुसलमान जा रहा था मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आवाज के ऊपर, लेकिन उस वक्त ये गारंटी दी गई थी कि मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है इस मुल्क की आज़ादी में, तुम्हारे पुरखों की यहाँ पर कब्रिस्तानें हैं, तुम चले जाओगे तो उनकी कब्रिस्तान पर फातिहा कौन पढ़ेगा, तुम्हारी लाखों मस्जिदें यहाँ पर हैं, तुम चले जाओगे हिंदुस्तान छोड़कर तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी और यहाँ का कानून बनेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक तरह का दर्जा दिया जाएगा। तो मुसलमान रुक गया था, नहीं गया था छोड़ के। आज क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? आज इस मुल्क के अंदर रोजाना सुबह से शाम तक स्कीम बनती है कि मुसलमानों को बदनाम कैसे किया जाए, और जानबूझ करके मैं गारंटी से कह सकता हूं इस मुल्क का रहने वाला मुसलमान कभी हिंदुस्तान के खिलाफ सोच भी नहीं सकता, कितना भी आप बात कर लें। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, अभी 2 लड़कों को बिठाया और उनका मुंह नहीं दिखा रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। एक लड़का कहता है कि देखो यार देखो, अभी समाजवादी पार्टी की अगर सरकार यूपी में आ गई ना तो याद रखना हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाएगा। कहता है हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाएगा, तुम जो है ना मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम लोगों को मार डालेंगे लोग। अब वो वायरल चारों तरफ जा रहा है कि देखो बच्चे कैसी बात कर रहे हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन जब इसकी इंक्वायरी हुई तो 2 बच्चे कम उम्र के, दोनों के दोनों हिंदू थे और ये दोनों साजिश करके मुसलमानों को बदनाम करके ऐसी वीडियो बना रहे थे। एक दिन आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन महंगाई के ऊपर सड़क पर उतरा था, बीच में एक आदमी आया और उसने जोर से चिल्लाया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया उसने, और मीडिया के लोग थे उसको रोक लिया उन्होंने। चारों तरफ मीडिया में चलने लगा कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। मेरे पास टीवी वाले आ गए, मैंने खबर सुनी नहीं थी, मैंने कहा ये कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। यार ये अरे हाँ साहब सुनिए देखिए, बोला है। मैंने कहा साजिश है ये, और 2 घंटे के बाद मालूम हुआ कि बोलने वाला पकड़ा गया, वो जो है बीजेपी का वर्कर था। तो ये आज मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अभी आपने देखा ये मीरा रोड के अंदर, बोले एक लड़का चाकू लेकर रात को गया, 2 वॉचमैन को चाकू मारा और ये कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम हिंदू हो इसलिए मार रहा हूं। मैंने कहा गलत है, ये हो ही नहीं सकता, वाकया कुछ और है, आप उसको इस तरह में ला रहे हो। और मालूम हुआ कि वो लड़का जो है वो अमेरिका में रहता था, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, माँ बाप को छोड़कर आ गया, अकेला घर में रहता है मीरा रोड में। रात को 3 बजे क्या मालूम क्या बात हुई, गया और कोई कहता है वो मस्जिद का एड्रेस पूछ रहा था या क्या कर रहा था। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं इसको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को ला करके ना मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए आज एक नेताओं को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी जो है एक लोगों को, जितने बीजेपी में लोग हैं ना, मैक्सिमम वो जो है ना कांग्रेस पार्टी या और दूसरी पार्टियों से गए हुए लोग हैं, उनको या तो ईडी और इनकम टैक्स की डर दिखाई जा रही है या तो उनको सत्ता की लालच दिखाई जा रही है। अभी जो गया है, क्या नाम उसका है जिसका वाला चड्डा, राघव चड्डा, बहुत बोलता था, कितना खिलाफ बोलता था, रोजाना बीजेपी खिलाफ बोलता था, और वही राघव चड्डा जाकर के बीजेपी के तलवे चाट रहा है। क्या साजिश है ये? अच्छे लोग उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ने से क्या हो रहा है। आप याद रखिए, मैं आपको दावे के साथ, हमारे हैं हैदराबाद के लीडर, वो गए थे अभी वहां तकरीर कर रहे थे असम में। अरे जब मैं पार्लियामेंट में देखता हूं मेरा भाई बदरुद्दीन अजमल यहां नहीं है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और एक बिल पेश हुआ तो वहां उस बिल को अगर बदरुद्दीन अजमल मेरा भाई वहां रहता तो याद रखना आसाम के लोगों, वो बिल कभी पास नहीं होता। अब आप बताइए कि मेजॉरिटी है बीजेपी की, इतने लोग हैं और एक आदमी नहीं होता, एक आदमी रहता तो ये बिल पास नहीं होता। ये जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की
असेंबली में जाऊंगा और वहां नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलूंगा। ये सारी चीजें बीजेपी की दी हुई हैं। ये लोग हमारे लोगों को चंद टुकड़े, कुत्ते कितने किस्म के मालूम है ना, मैं बार बार बोलता हूं, कुत्ते 3 किस्म के होते हैं। एक कुत्ता तो अल्सेशन कुत्ता होता है, जब पालतू रहता है, गाड़ियों में घूमता है, मखमल पे सोता है। एक कुत्ता जो है खौरा रहता है, साला भागता रहता है, कोई पूछता नहीं उसको, खुजली कुत्ता। और एक कुत्ता ऐसा है ना जो दुम हिलाए फिरता है लोगों के पीछे, जिसे रोटी दिखाए उसी के पीछे चला गया, है कि नहीं? ये बोलो जरा, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जो रोटी दिखाए उसी के पीछे हो गया। तो कुछ कुत्ते ऐसे हैं ना कि जो बीजेपी की दिखाई हुई रोटी के ऊपर भागकर उन्हीं की गीत गाने लगते हैं। और इसीलिए आज सब जो आज तक चिल्ला चिल्ला करके फिरका परस्ती के खिलाफ बोलता है, वो जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गया। कुछ खुलेआम बैठे हैं, कुछ छुप के बैठे हैं। इनको नंगा करना पड़ेगा। ये मुल्क सेकुलर है। ये लोग इस मुल्क को फिरका परस्ती की आग में झोंकना चाहते हैं। आज मस्जिदों की अजानें बंद हो रही हैं। कानून तो नहीं कहता बंद करो, मस्जिद भर जाए तो नमाज नहीं पढ़ सकते। इस मुल्क में हमारी यह हैसियत जो है, ये लड़ाई कौन लड़ेगा? बीजेपी से लड़ने के लिए आप आगे आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं? बोलिए। आएंगे आएंगे आएंगे। मैं बार बार कहता हूं, इस मुल्क के बहुत जय्यद आलिम थे, अली मियां नदवी साहब, बहुत मशहूर आलिम थे। उनका किस्सा है कि वो शायद वो कहीं बाहरी मुल्क में एक लाइब्रेरी में गए। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुझे एक किताब दो, सबसे अच्छी किताब कौन सी है? तो लाइब्रेरी ने कहा कि सर, सबसे अच्छी किताब जो है ना, यहां अली मियां नदवी साहब की लिखी हुई है, वो लीजिए आप। उन्होंने कहा, वो तो मैं ही हूं। कितने काबिल आदमी थे। दुबई से, सऊदी अरब से जहाज आता था और लखनऊ से उनको लेके जाता था मसले मसाइल के ऊपर बात करने को। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान, जितनी आबादी मुसलमानों की है पूरी की पूरी, अगर 100 है तो 100 के 100 नमाज बाजमात पढ़ने लग जाएं, यानी इतने नेक बन जाएं, पूरे के पूरे मुसलमान तहज्जुद गुजार भी बन जाएं, लेकिन अगर उनके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई, सियासी सोच सही नहीं आई, तो याद रखना मुसलमानों, इस मुल्क में 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आया हूं आपके पास कि 75 सालों से सोई हुई है मेरी कौम, मैं उसको नींद से जगाने आया हूं। तमाम कौमों ने तैयारी अपनी कर ली है, इस बात की मैं भिवंडी के लोगों अपने आप को खबरदार करने आया।